नमस्कार। आइए आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम एक नया टॉपिक है बायोलॉजी क्लास 12 नीट के लिए चैप्टर 16 पर्यावरणीय मुद्दे का ये एक नया वॉल्यूम है, वॉल्यूम 3। और ये अभी तक के लेक्चर्स का आखिरी लेक्चर्स रहेगा। इसके बाद कोई लेक्चर्स नहीं रहेंगे, हमारा ये आखिरी लेक्चर है, तो इसको ज़रूर देखें, बहुत इम्पोर्टेंट इसमें है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की। लेकिन सबसे पहले इसमें जो हमारा इम्पोर्टेंट आज का रहने वाला है, ये बहुत ज़्यादा टॉपिक्स, तो इस टॉपिक को आप क्लियरली देखिए और बहुत आवश्यक है आपके लिए ये टॉपिक। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज हम इस टॉपिक की। चलिए चलिए तो अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव और जो विश्वव्यापी उष्णता, जिसे हम वैश्विक तपायन कहते हैं, क्या कहते हैं, वैश्विक तापन कहते हैं, वह क्या है। ठीक है, वह क्या है। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट एक ग्लोबल वार्मिंग भी इसे हम कहते हैं। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट एक बहुत महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, इसको समझ के चलिए आप। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट एक जो सब्जी उत्पादन करने का एक हाउस होता है उसकी तरह है। मतलब उस एक हाउस होता है, उसको लगा दिया जाता है तो उसके अंदर जो प्रकाश आता है वो बाहर नहीं जाता है, और उससे जो सर्दी के मौसम में वहाँ पर गर्मी बनी रहती है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस बोलते हैं। तो उसी के समान ये ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। देखिए कैसे होता है, इसमें क्या होता है देखिए। तो देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी शब्द हरित ग्रह या फिर ग्रीन हाउस में होने वाली एक घटना पर आधारित है। ग्रीन हाउस प्लास्टिक या कांच की छत व दीवार वाला घर होता है, जिसमें ठंडे क्षेत्रों में विशेष रूप से सर्दियों के मौसम में पौधे उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ग्रीन हाउस में कांच की दीवारें प्रकाश की किरणों के अंदर तो आने देती हैं, लेकिन इसकी ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने देती हैं, अतः ग्रीन हाउस तापमान के कारण जो होता है तापमान बढ़ जाता है। तो उसी तरह जैसे किसी बंद कार में कुछ घंटों के बाद सूर्य की किरणें पड़ती रहें तो उसका तापमान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार का ये क्या होता है, ग्रीन हाउस जो होता है, इसी प्रकार का एक ये इफेक्ट होता है जिसे हम ग्रीन हाउस कहते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस कहते हैं। अब हमें इसके बाद हमें देखना है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का महत्व क्या होता है। देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक घटना है जिसके कारण से पृथ्वी की सतह व वायुमंडल गर्म हो जाता है। पृथ्वी का जो मौसम यानी कि औसतन जो तापमान यानी 15 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा यह ताप वृद्धि पर पाए जाने वाले पौधों के लिए सर्वथा जो है अनुकूलित है। वास्तव में जो पृथ्वी के इस ताप के लिए जो हरित ग्रह प्रभाव ही उत्तरदायी होता है। अगर ग्रीन हाउस प्रभाव ना हो तो पृथ्वी का तापमान शून्य के नीचे यानी -18 डिग्री सेल्सियस तक क्या हो जाता है, इतना हो सकता है। -18 डिग्री सेल्सियस तक ये क्या हो सकता है, इसका तापमान। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से क्रिया होती है, यानी सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, और उसके बाद ये पुनः वायुमंडल में जाती हैं और वायुमंडल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखना है हमें जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है, यानी इसके केसेस क्या हैं, क्या कारण है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव हो रहा है। तो देखिए ग्रीन हाउस प्रभाव के केसेस क्या हैं उसके बारे में हमें देखना है। देखो पृथ्वी के चारों ओर जो पृथ्वी है उसके चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण से बना एक वायुमंडलीय आवरण है। तो सूर्य से पृथ्वी की ओर जो आने वाले सौर विकिरणों से लगभग एक चौथाई को जो बादल या फिर वायुमंडल जैसे परिवर्तित कब वापस लौट जाता है। ठीक है, अब बादल व गैसें विकिरणों के कुछ भाग को अवशोषित भी कर लेती हैं, लेकिन सूर्य से आने वाला लगभग आधा विकिरण पृथ्वी की सतह पर पहुंचता है।
इसे गर्म करता है तो इसमें से कुछ भाग प्रकाश के ही रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो पृथ्वी की सतह गर्म हो जाने का ये अतिरिक्त विकिरण या ऊष्मा उत्पन्न होने की ये घटना होती है ना, मतलब उससे ऊष्मा, अतिरिक्त ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी में ज़्यादा वो गर्मी हो जाती है, तो उस इसके कारण होता है, वो किस कारण, ग्रीन हाउस पर इसके इफेक्ट पड़ते हैं, वो हमें करना नहीं है यार। हैं। चलिए, अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वह कौन कौन सी होती हैं। तो चार मुख्य ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इनका प्रतिशत भी आप देखते चलिए। कार्बन डाइऑक्साइड 60% होती है, मीथेन 20%, CFC वो होती है 14% और N2O 6%। इसको देखना है और उसको पढ़ के रख लीजिए आप, आपके लिए इम्पोर्टेंट, हाँ इसको कर लीजिए याद उस हिसाब से आप। ठीक है, तो CO2 कितनी होती है, CO2 और CH4, इनका ppm मात्रा कितनी होती है वो आप इसमें रख कर याद रख के चलिए। अब हमें आगे देखना है क्या आएगा। सबसे पहले देखिए अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले इसमें जो है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण होने वाले जो वैश्विक तापन के दुष्परिणाम क्या हैं, यानी कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण जो होने वाला जो वैश्विक तापन होता है उसके प्रभाव क्या है, इसके दुष्परिणाम क्या हैं। ठीक है, देखिए वैज्ञानिकों का मानना है कि जो वैश्विक तापन या फिर ग्लोबल वार्मिंग से पर्यावरण में जो हानिकारक परिवर्तन होंगे, जैसे कि अप्रत्याशित जलवायु परिवर्तन या फिर जैसे निगो जो प्रभाव है, तो ये एल निगो जो पूर्वी जो प्रशांत जो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के जल का जो अप्रत्याशित रूप से गर्म हो जाना है, जिससे कि ठंडे जल या फिर जो हाई वोल्ट धारा होती हैं वो विस्थापित हो जाती हैं। तो इससे जो विभिन्न क्षेत्रों में मौसम की जो अप्रत्याशित हानिकारक जो बदलाव होती हैं, जैसे प्रचंड तूफान, समुद्री जीवों में कमी, या फिर जो वैज्ञानिक एल निगो के स्थान पर जो है एल निगो दक्षिणीय दोलन, ये सभी जो क्या होते हैं इसी के इफेक्ट होते हैं। ठीक है, इनको इस करके रखना है हमें। अब इसके बाद आती है, देखो इसमें धूमरी इसको नहीं करना है हमको, इसको इसको कुछ भी नहीं करना है यार, इसका नियंत्रण किस प्रकार से कर सकती हैं, तो वो नहीं करना है यार। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा ये देखना है, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, इम्पोर्टेंट इसमें देखिए, इसमें इम्पोर्टेंट ये है, ये करना है हमें। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है, इसमें हमें देखना है कि इसमें जो ध्रुवीय चोटियों की जो बर्फ का पिघलना, बढ़ जाना, ये सभी इसकी किस होती हैं, इसी के कारण होती हैं। तो इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग का नियंत्रण किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए इसमें देखो, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में कमी लाकर या गैर प्रदूषणकारी जो स्रोत हैं उनका प्रयोग, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, सभी का दहन में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करके इस प्रकार से उनकी कमी कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाता है ऊर्जा जो प्रयोग में दक्षता में सुधार, अर्थात जो ऊर्जा की क्षति को कम से कम कर इसके दोस्तों करके, तो वनों के जो कटान में कम करना या वन कार्बनिक सिक्के का आकार करना। ठीक है, तो अधिक से अधिक वृक्ष लगाना, इन सभी के कारण, इन सभी के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। इसमें जो पांचवा है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। देखिए दिसंबर 1997 को हुए सम्मेलन में स्तुति क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया। एक सम्मेलन हुआ था जो जापान में हुआ था, क्योटो स्थान पर इसे क्योटो प्रोटोकॉल नाम दिया गया था। ठीक है, अब इसी प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पांचवा पॉइंट, इसको आप पढ़ के रख लीजिए। और ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी चल रहे हैं। देखिए अब आता है समताप मंडल में ओजोन जो है आवश्यक क्या होता है। तो देखिए ओजोन दो प्रकार की होती है, एक अच्छी ओजोन होती है, एक बुरी ओजोन होती है। अब जो पृथ्वी पर जो पाई जाती है ओजोन वो बुरी होती है, और जो पृथ्वी से 50 किलोमीटर ऊंचाई पर पाई जाती है वह अच्छी ओजोन होती है। मतलब जो वायुमंडल में पाई जाती है, जो अल्ट्रा वोलेटिक किरणों को आने से रोक देती है, वह जो ओजोन होती है वो बहुत लाभदायक होती है। और जो बुरी वो होती है जो हमारे यहाँ पृथ्वी पर आ जाती है वो हानिकारक होती है। ठीक है, इसको देखिए। अब ओजोन क्षरण क्या है। देखो पिछली सदी में जो अध्ययनों में स्पष्ट हो गया है कि ओजोन के बनने व विघटन का जो साम गड़बड़ा गया है। इसका अर्थ है कि जो विघटित हुई ओजोन की मात्रा निर्मित हुई मात्रा से अधिक है। तो अध्ययनों से यह भी स्पष्ट हुआ है कि इसमें जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFCS का प्रकार में रसायन उत्तरदायी होता है जो इसका विघटन कर देता है। वो किस प्रकार से विघटन करता है वो यहाँ देखेंगे हम। देखिए इस प्रकार से वो विघटन कर देता है। कैसे कर देता है विघटन, यानी जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन आता है ये वायुमंडल में जाता है तो पराबैंगनी किरणों से क्रिया करता है, उनसे क्या करता है, पराबैंगनी जो किरणें होती हैं उनसे क्या करता है, क्रिया करता है।
पराबैंगनी किरणों से क्या करता है, क्रिया करता है। जब यह, रुकिए थोड़ा, जब यह पराबैंगनी किरणों से क्रिया करता है तो क्या होता है, तो उससे CF2ClO प्लस Cl बनता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये विघटित हो जाती है ओजोन। ठीक है, तो ये क्रियाएं होती हैं। अब क्यों बनता है अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र, तो इंपोर्टेंट है ये कि जो अंटार्कटिका में ही जो ओजोन छिद्र है वो क्यों बनता है, इसका कुछ कारण हो सकता है। देखिए ओजोन जो है क्षयकारी गैसों में पूरे स्फीयर में फैली हुई है, क्योंकि यह वायुमंडल में जो वायु गतियों का दूर दूर तक ले जाई जाती हैं। देखो ओजोन क्षेत्र जो पतली परत होती है इसलिए बनती है क्योंकि अंटार्कटिका में बनने वाले जो मौसमी परिस्थितियां हैं वो अनूठी होती हैं। यहाँ पर केवल यहाँ यही बनता है। अंटार्कटिका में स्ट्रेटोस्फीयर अत्यंत ठंडा तापमान व बर्फीले बादल होते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो है CF जो PSCC कहा जाता है, यहाँ बदले कोलोरॉन या ओजोन की क्रिया के लिए जो है अनुकूलन सतह उपलब्ध कराते हैं। तो इन बदलावों का जो शेष जो विश्व में अत्यधिक रूप से अलग अलग रहना ओजोन छिद्र बनने का कारण है। तो ओजोन क्षरण के लिए जो सूर्य की जो प्रकाश की आवश्यक होती है जो सितंबर व नवंबर में मिलता है। अब यह मौसमी जो होता है, ठीक है, तो तथा यह जो जो चलिए यार इसको पढ़ के रख लीजिए यार। अब ये देखिए आप, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है कि पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायोलेट किरणें के मनुष्य पर प्रभाव क्या होती हैं। देखो अल्ट्रावायोलेट किरणें जो होती हैं इसका इफेक्ट मनुष्य पर पड़ता है भाई। कैसे पड़ता है, देखो ये जो है DNA की संरचनात्मक बदल देती हैं और उससे उत्परिवर्तन हो जाती हैं, और DNA की संरचनात्मक जो जीन होता है उसको बदल देती हैं और उससे उत्परिवर्तन इसमें हो जाते हैं। ठीक है, अब आता है अल्ट्रावायोलेट के कारण त्वचा का पर जो काल प्रभाजन का अधिक अधिक व शीघ्र असर होता है। यह त्वचा कोशिकाओं की क्षतिपूर्ति है क्षति पहुंचाती है व विभिन्न प्रकार के जो त्वचीय कैंसरों के लिए भी उत्तरदायी होती है। मनुष्य की आंखों में जो कॉर्निया में अल्ट्रावायोलेट किरणों की अवशोषण करता है और विकिरणों की अधिक मात्रा कॉर्निया में शोध उत्पन्न कर देती है, जिससे जो स्नो ब्लाइंडनेस कहा जाता है यह मोतियाबिंद बनने के लिए भी तेजी से कार्य करता है। तो इस प्रकार के जो विकिरण उद्भासन है वो कॉर्निया को भी क्षति पहुंचाती हैं। तो पराबैंगनी विकिरण जो होती हैं वृक्षों की वृद्धि बाधक कर देती हैं तथा पादप प्लवकों किरेल जैसे नन्हे जंतुओं के लिए भी ये घातक होती हैं, और ओजोन कवच की जो अनुपस्थिति में हमारे स्वास्थ्य पर व सुरक्षा दोनों पर भी ये खतरा पहुंचाती हैं। तो इस प्रकार से ये क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं ओजोन। ठीक है, तो इन सभी को कर लेते हैं इसमें। अब इसके बाद जो ओजोन क्षरण रोकने के प्रयास, यानी ओजोन क्षरण रोकने के प्रयास, तो ओजोन क्षरण की जो गंभीरताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना गया। तो इसके दुष्प्रभावों को दृष्टिगत रखते हुए कनाडा में मॉन्ट्रियल शहर में जो 1987 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई जिसमें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नाम दिया गया। यह जो है 1889 में प्रभावी हुई। ओजोन के क्षरण के लिए उत्तरदायी पदार्थों के उत्सर्जन पर नियंत्रण के लिए बाद में और भी कई प्रयास किए गए। प्रोटोकॉल में विकसित व विकासशील देशों के लिए अलग अलग निश्चित दिशा निर्देश जोड़े गए ताकि इन खतरनाक रसायनों से वायुमंडल में मुक्त होने से सीमित किया सके। ठीक है, अब आता है इन प्रोटोकॉल में जो COP 3 था, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ जो पार्टीज 3 में जापान में जो क्योटो शहर में पारित हुआ, प्रमुख है। इस प्रकार जो कोप इसी प्रगति की निगरानी के लिए निश्चित रूप से हो रहे हैं। अब हमने 2012 में जो रियो डी जेनेरो में हुई अर्थ समिट प्लस जो 20 में जो ओजोन क्षरण या जलवायु परिवर्तन पर जिक्र किया गया है, ये हमने पिछले अध्याय में इसको पढ़ के रख लिया है। ठीक है, अब हमको इसको नहीं देखना है। अब हमें यहाँ पर देखना है कि मृदा अपरदन व मरुस्थलीकरण क्या है। देखिए मृदा अपरदन या मरुस्थलीकरण दो महत्वपूर्ण वर्ड हैं। अब मृदा अपरदन यानी कि मृदा का कहीं से बह जाना या उड़ जाना मृदा अपरदन कहलाता है, और मरुस्थलीकरण वह होता है जब कोई जीव जो मृदा होती है या फिर कोई जमीन होती है वो बंजर हो जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जो बोलते हैं उसे बोलते हैं मरुस्थलीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम देखो उर्वरक जो मृदा के निर्माण में कई जो शताब्दियां लगती हैं, लेकिन मानवीय गतिविधियों के कारण हम अपने इस महत्वपूर्ण संसाधन को आसानी से जो अतल्प मतलब बहुत ही कम समय में क्या हो रहे हैं
उसे खो देते हैं। ठीक है, मृदा की ऊपरी सतह या फिर मृदा के कणों का किसी बाह्य कारण जैसे जल या वायु द्वारा किसी स्थल विशेष से हट जाना मृदा अपरदन कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। तो विश्व में मृदा अपरदन के कारण जो अरबों टन उर्वरक मृदा अपने स्थान से विस्थापित हो जाती है। मृदा अपरदन यद्यपि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन मानवीय गतिविधियों से इसकी दर क्या होती है? दुगना बढ़ जाती है। इससे कैसे होती है? देखो, जल बाढ़ का पानी, खेतों की अधिक सिंचाई, इससे क्या होता है? मृदा अपरदन को बढ़ती हैं ये। वायु या तेज हवाएं उनके अपने जो सात शीर्ष या उर्वरक मृदा को बहा ले जाती हैं। तो जो अधिक खेती करने से ये हो रहा है। और जो अविधित अनियंत्रित चराई, यानी जो पशुओं को वहां पर चराया जाता है, उससे हो रहा है। ठीक है, अब इसमें जो अगला आता है वो होता है वनोन्मूलन, यानी जो पौधे हैं या वन हैं उनको काटने से भी ये वनोन्मूलन से हो रहा है। जो सिंचाई के घटिया तरीके से भी ये हो रहा है। तो मृदा अपरदन के कारण जो शुष्क या भूमंडलीय जो भूमिखंड बन जाती हैं, वो कालांतर में जब ये भूमिखंड आपस में जुड़ जाते हैं तो ये बड़े मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि बढ़ते हुए जो शहरीकरण के कारण मरुस्थलों का जो प्रसार है वो बढ़ता जा रहा है। किसका प्रसार बढ़ता जा रहा है भाई? मरुस्थलों का प्रसार बढ़ता जा रहा है। तो भूमि अपरदन रोकने के उपाय क्या होती हैं? देखो, अगर मृदा अपरदन के कारण पर रोक जो कारणों पर रोक लगाई दी जाए तो जो भूमि अपरदन है वो अपने आप रुक जाएगा। देखो, वनीकरण की जाए और इस प्रकार से इनको और कम कर सकते हैं, जैसे वनीकरण करके, उचित कृषि विधियां अपनाकर या सिंचाई की उचित व्यवस्था करके। ठीक है, अब बताया जो आवंटित जो चराई पर रोक लगाकर या जो टेरेस फार्मिंग, जो पेड़ों की कतार लगाकर, इस प्रकार से मरुस्थलीकरण को कम किया जा सकता है। ठीक है, इनको आप रखें। अब आता है जलाक्रांत या फिर मृदा लवणता क्या है? देखो, जल में उचित जो निकास के बिना सिंचाई मृदा में जलाक्रांत की स्थिति को जन्म देती है। तो अर्थात जो खेत या भूमि में पानी का रुका रहना जलाक्रांत या वाटर लॉगिंग कहलाता है। जलाक्रांत फसल व खेत दोनों के लिए जो हानिकारक होता है। तो इसमें लवण यानी मृदा की सतह पर आ जाती हैं तथा बाद में यह लवण जो है भूमि की सतह पर एक पतली परत के रूप में जम जाती हैं। ये लवण पौधों की जड़ों के चारों ओर भी जम जाती हैं। मतलब ये क्या होता है? जिसमें लवण निकलती है, एक पतली पपटी यानी परत बनती है, वो जड़ों से भी लग जाती है और इस सतह पर भी, उस सतह पर भी आ जाती है जहां पर ये पौधा है। उससे क्या होता है? पौधे की मृत्यु हो जाती है या पीला पड़ जाता है। ठीक है, जलाक्रांत के लंबे समय तक चलने पर जो भूमि में मृदा वायु की कमी हो जाती है तथा जड़ों में ऑक्सीजन मिलने के कारण न मिलने के कारण ये पौधा भी मर सकता है। ठीक है, अब आता है जलाक्रांत में पौधों की जड़ों की मिट्टी पर पकड़ ढीली हो जाती है तथा तेज हवा में पौधा जो है गिर जाता है या गिर सकता है। ठीक है, ये हो सकती हैं। अब इसके बाद हमको यहाँ पर एक और देखना है कि जो लवणों की बड़ी मात्रा फसल की वृद्धि के लिए हानिकारक होती है तथा कृषि को इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो जलाक्रांत व मृदा लवणता भी ऐसी समस्याएं हैं जो हरित क्रांति के जो कुप्रभाव के नमूनों में, मतलब सूची में जो कुप्रभाव थे उसमें सूची में क्या है? शामिल हैं। ठीक है, अब हमें इसमें आगे जो देखना है, इसमें इम्पोर्टेंट जो थॉट है वो क्या है? देखिए, वनोन्मूलन होता क्या है वैसे? देखो, वन क्षेत्रों को वन रहित क्षेत्रों में बदल देना ही वनोन्मूलन या वन विनाश कहलाता है। यानी जो जहाँ पहले वन थे उस क्षेत्र को काट कर एक ऐसे क्षेत्र में बदल देना जहाँ कोई वन ही नहीं है, तो उसे वनोन्मूलन कहते हैं। तो एक अनुमान के अनुसार उच्च जो कटिबंधीय क्षेत्रों में जो 40% वन काटे जा चुके हैं, जबकि शीतोष्ण क्षेत्रों में केवल 1% वन ही काटे गए हैं। देखो, भारत में वनोन्मूलन की स्थिति चिंतनीय है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में कुल भूमि पर जो 30% भाग पर वन थे, लेकिन जो 19वीं मतलब इस 20 शताब्दी खत्म होते होते 19.4 जो प्रतिशत इस पर क्या हो गए? वनों का प्रतिशत इतना बचा। ठीक है, राष्ट्रीय वन नीति यानी 1988 के अनुसार जो होती है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी में देश के मैदानी क्षेत्रों में कुल भूमि का 33% भाग पर तथा पर्यावरणीय क्षेत्रों में 67% क्षेत्रों में वनों की जो सिफारिश की गई। चूंकि वृक्षों की जड़ें मृदा की मजबूती को जकड़ती रहती हैं, अतः पर्यावरणीय क्षेत्रों में वर्षा आदि का को आदि से अपरदन का खतरा कम होता है।
तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में वनोन्मूलन की जो अधिक खतरनाक परिणाम होते हैं। मतलब अगर पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर आप वनोन्मूलन कर देती हैं, वनों को काट देती हैं, तो उन पे मृदा में जो मिट्टी की पकड़ होती है वो कम हो जाती है और जो चट्टानें खिसकने लगती हैं और वो अधिक हानिकारक होती है। ठीक है, अब इसमें अगला देखना है भारत में वनों की वर्तमान स्थिति क्या है। देखो भारत में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार, यानी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी 2011 में के अनुसार, भारत का वन जो वृक्ष आच्छादन देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र का 23.81 जो है प्रतिशत था। देखो मध्य प्रदेश वन क्षेत्र के संदर्भ में पहले स्थान पर है, अरुणाचल मतलब मध्य प्रदेश वन क्षेत्र में स्थान पर पहला नंबर पर है, अरुणाचल प्रदेश जो है दूसरे नंबर पे है, और कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के आधार पर जो मिजोरम है वो पहला स्थान रखता है। ठीक है, भारत में 70% जो है जो ग्रामीण जनता है वो आवश्यकता की पूर्ति के लिए जैसे ईंधन और लकड़ी के लिए इन वनों पर ही निर्भर रहती है। तो जून 2013 में वन व पर्यावरण मंत्रालय ने बताया कि भारत में प्रतिदिन 135 हेक्टेयर वन क्षेत्रों का क्या हो रहा है, सफाया होता जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट थॉट है, इनको आप याद रख लिए, सोच है इंपॉर्टेंट, इनको याद रखिए। अब आ जाते हैं ये वायु जो वनोन्मूलन जो वन उन्मूलन था या वनोन्मूलन था उसका कारण क्या था, उसको देखिए। वनोन्मूलन का कारण क्या था उसको देखिए आप। सबसे पहले हमें देखना है वनोन्मूलन कारण क्या था। देखो अनेक मानवीय क्रियाकलाप वनोन्मूलन के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। जो वनों की कटाई का पहला व सर्वप्रथम कारण कृषि हेतु भूमि प्राप्त करने के लिए जो वनों को काटना, ताकि तेजी से बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता पूर्ति की जा सके। और इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, पशु फार्म के लिए भी बड़ी संख्या में वृक्षों को काटा जाता है। जो आदि इनकी सभी चीज़ें होती हैं ना, शहरीकरण, हवाई हाईवे, बांध बनाना, इन सभी के लिए जो क्या होता है औद्योगिकरण, सभी के लिए बांधों को काटा जा रहा है, मतलब वनों को काटा जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, वन कम होते जा रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या देखना था इसमें, वनोन्मूलन के प्रभाव क्या थे, इफेक्ट क्या थे। देखिए वनोन्मूलन के जो प्रभाव थे ना, पर्यावासों की हानि या अज्ञात जैव विविधता का जो थी आपूर्ति क्षति। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि, मतलब वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी मात्रा में वृद्धि हो गई। ये क्या करता है, जो वन होती हैं या पौधे होते हैं वो वायु को, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना उसमें से उसको शोषित कर लेती हैं और CO2 मतलब जो O2 होता है उसका उत्सर्जन कर देती हैं। तो जलक्रम में गड़बड़ी आ गई, क्योंकि कहा जाता है वन बादलों को आकर्षित करते हैं। तो ये वन ना होने के कारण वर्षा में क्या आ गया, उसके जो सीक्वेंस था उसमें गड़बड़ी आ गई। मृदा अपरदन को भी रोकते हैं, क्योंकि जो वन होती हैं उनमें जो पौधे होती हैं वो मृदा को उनकी जड़ें जकड़ लेती हैं, उससे अपरदन नहीं हो पाता है। और जो अब इसमें चरम परिस्थितियों में वनोन्मूलन के कारण जो मरुस्थल तो होगा ही, क्योंकि जब पौधे नहीं होंगे तो वहाँ बंजर जमीन हो जाएगी, वहाँ मरुस्थलीकरण तो वहाँ होना ही होना है। ठीक है, अब इसमें देखिए, देखो भारत सरकार ने इस महान स्मृति के लिए जो चर सम्मान एक एक अमृता देवी बिश्नोई वन संरक्षण पुरस्कार दिया, क्योंकि इन्होंने कार्य किया था। ठीक है, वन वन संरक्षण पर अमृता देवी जी ने। ठीक है, अब इसमें आता है चिपको आंदोलन क्या था। देखो गढ़वाल महिलाओं ने 1974 में हुआ चिपको आंदोलन भी पर्यावरण संरक्षण के लोगों को सक्रिय भागीदारी का एक मिसाल है। यहाँ भी एक ठेकेदार के आदमियों ने कुल्हाड़ी से वृक्षों को बचाने के लिए जो स्थानीय महिलाओं ने अदम्य साहस दिखाया और पर्यावरण प्रेम का परिचय दिया। वह भी पेड़ों से चिपक कर तब तक खड़ी रहीं जब तक कि वे पेड़ों को काटने वाले जो पेड़ों काटने के उद्देश्य से जो लोग आए हुए थे वह वहाँ से चले नहीं गए। ठीक है, अब कहते हैं वनों के संरक्षण के जो समुदायों की भागीदारी में जो महत्व को पहचान कर 1980 के दशक में संयुक्त वन प्रबंधन यानी जॉइंट फॉइंट जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है, जिसे JFM कहती है, मतलब कहती हैं कि एक अवधारणा का सूत्रपात किया, जिसे हम वनों की जो बेहतर सुरक्षा उसको संरक्षा को सुरक्षित कर सकें। और ठीक है, उसको क्या कर सकें, वो सुरक्षित और संरक्षित कर सकें। अब इससे देखो वनों से जो प्राप्त होने वाले उत्पाद होते हैं, जैसे तेंदू का पत्ता बीड़ी बनाने में, फल बहेड़ा, आंवला, सफ़ेद मूसली, ये सभी। ठीक है, और कृषि में भी, निर्माण में, जैसे अखबार बनाने, कागज गत्ता आदि सब बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं। अब इसके बाद हमें यहाँ पर देखना है कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियाँ हैं कुछ। देखिए इसमें क्या आएगा, देखो यांत्रिक प्रक्रियाओं में जो वायुमंडल में संयुक्त होने वाले जो कणकीय पदार्थ जैसे फ्लाई ऐश होती हैं, अनेक वस्तुओं के जो अल्प अत्यल्प मात्रा उपस्थित होती है। इसमें से कुछ हानिकारक धातुओं से एंटीमनी, आर्सेनिक, बेरिलियम, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये सभी होती हैं इसमें। ठीक है, अब आ जाता है इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट, इसमें आता है कि जो BOD है, BOD ज्ञात करने के लिए ज्ञात मात्रा में उपस्थित ऑक्सीजन वाले
जल प्रदर्शन, जैसे सैंपल में जो 20 डिग्री तापमान पर 5 दिन जो अंधेरे में रखा जाता है, तो बाद में फिर जो है ऑक्सीजन की मात्रा का मापन किया जाता है। ठीक है, अब आ जाता है जो फ्लोराइड का जो अधिकतम स्तर, जिसमें वायु जो है सहन कर सकता है 1.5 ppm है। तो फ्लोराइड की आवश्यकता में जो फ्लोरोसिस हो जाती है, जिसमें दांत व कंकाल तंत्र, तंत्रिका व पेशियां तंत्र व पाचन तंत्र प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। सही पारस्परिक क्रियाओं के शीर्ष पर स्थित होने के कारण रेडियो सक्रिय प्रदूषण व अंतिम शिखर मनुष्य होता है। यह अलग बात है कि केवल वही ऐसी प्रजाति है जो रेडियो सक्रिय पदार्थों से खेल सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए, क्या था, दक्षिण जो पश्चिमी ये सूडान का एक आदिवासी 70 वर्ष की उम्र में भी उतना ही अच्छा सुन सकता है जितना न्यूयॉर्क का एक निवासी 20 वर्ष की उम्र में सुनता है। यह बड़े शहरों में होने वाले या हो रहे ध्वनि प्रदूषण का परिचायक है। अधिक शोर वाली जो फैक्ट्रियों में कम जो काम करने वाले लोगों को धीमा सुनने की क्षमता, जो मतलब क्षमता होती है, वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। चलिए, अब देखिए इसमें क्या करना है। अब सबसे पहले हमें इसे समझ के रखना है, थोड़ा नीचे कर लेते हैं इसे, या बीच में देखिए। अब देखिए इसमें जो हमें इम्पोर्टेंट हैगा वो क्या हैगा, हमें करना क्या है। देखिए जो उत्तरी अमेरिका में अनेक झीलें अम्लीय वर्षा के प्रभाव के कारण जो है जीवन हीन हो गई हैं। कैसे हो गई हैं, जीवनहीन हो गई हैं, मतलब उनमें जीवन नहीं बचा है, उनमें जीवन नहीं रह गया है अब। ठीक है, और भी हैं इसके इम्पोर्टेंट, देखो जो पृथ्वी पर परावैंगनी किरणें, जो पृथ्वी पर जो परावैंगनी किरणें होती हैं, जो परावैंगनीय किरणें का अधिक प्रकोप होने पर हमारा जो प्रतिरक्षी तंत्र है वह कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, कैसा हो जाता है, वह कमज़ोर हो जाता है। समुद्र के जलयान या फिर पेट्रोलियम खनन, या फिर जो इकाइयों में हुआ पेट्रोलियम रिसार्व समुद्री जल या गंभीर प्रदूषण है। ठीक है, तो जो एनिलिड बम या फिर जो ट्यूब बीफैक्स अधिक प्रदूषण जल में रहने में भी सक्षम होती हैं। इसके बहुत सारे हैं, ऐसे पेन एक पराऑक्सीस्टाइल नाइट्राइड एक प्रमुख द्वितीयक प्रदूषक है। ओजोन छिद्र को सर्वप्रथम 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर चिन्हित किया गया था। और भी इसमें इम्पोर्टेंट है, जैसे कि जो पेट्रोलियम में लेड या एंटीनाक जो एजेंट के रूप में डाला जाता है। लाइकेन को प्रदूषक का सूचक माना जाता है। कोप्त जो थर्ड सन 1997 में क्योटो जापान में संपन्न हुआ था। प्रति वर्ष 16 दिसंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो प्रदूषण के जो अधिक स्तर के कारण जो आगरा शहर को यहाँ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल होने के बावजूद विश्व विरासत शहर का दर्जा नहीं मिला। ठीक है, अब आ जाता है जो कोप का अर्थ होता है कन्फेरेंस ऑफ जो पार्टीज, यानी पहली कोप जो हुई थी वो हुई थी कोप फर्स्ट बर्लिन। इसमें इंपॉर्टेंट ये रखना है, इसका कोप फर्स्ट कहाँ हुई थी, बर्लिन में हुई थी। कोप सेकंड जनेवा में हुई थी। और कोप थर्ड जो हुई थी क्योटो में, क्योटो प्रोटोकॉल नाम का था, क्योटो में ये हुई थी। ठीक है, अब इसमें हमें जो आगे वाला जो टॉपिक है, इसमें याद रखना है कि भारत में सन 1950 में वन महोत्सव प्रारंभ हुआ। जो वन महोत्सव था 1950 में प्रारंभ हुआ। यह प्रतिवर्ष फरवरी व जुलाई के जो प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में ये मनाया जाता है। तत्कालीन खाद्य व कृषि मंत्री श्री के एम जो मुंशी को इसकी प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। ठीक है, अब इसमें जो अगला हैगा वो हैगा जो केरला शास्त्रा साहित्य परिषद के जो प्रयासों में जैव विविधता के जो समृद्ध साइलेंट वैली को प्रस्तावित जो हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट के कारण होने वाले वनों उन्मूलन से बचाया गया। आज साइलेंट वैली जो है महत्वपूर्ण जो बायोस्फीयर रिजर्व है। जलवायु परिवर्तन करने वाली ग्रीन हाउस गैसों का जो वायुमंडल में सांद्रण बढ़ रहा है। 2011 में इसका सांद्रण अब तक का सर्वोच्च था। और कोप जो
14 है वो पोलैंड व कोप 15 जो है कोपेनहेगन में संपन्न हुआ। अधिक तीव्रता की ध्वनि जो है जो एड्रेनलिन के स्राव को प्रेरित कर देती है, ये तो सभी जानते ही हैं। ठीक है, अब इसमें आता है जल में नाइट्रेट की अधिकता को साइनोसिस या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर कैडमियम प्रदूषण या एटाई एटाई आर्सेनिक या ब्लैक फूड डिजीज हो जाता है। अब आता है फोटोकेमिकल स्मोग में लॉग एंजिलिस स्मोग भी कहा जाता है, इसे आप इसको भी समझ कर रखिए इसमें। ठीक है, अब हमें देखना है जो अम्लीय वर्षा है वह क्या होती है। तो अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन होती है। CO2 NO2 SO2 गैसों का जल के साथ मिलकर संबंधित अम्ल बनाना, वो क्या कहलाता है, इन अम्लों का वर्षा में जल के साथ पृथ्वी पर आना अम्लीय वर्षा कहलाता है। अब आता है शैवाल प्रस्फुटन क्या है। जलाशयों में पोषकों की अधिक उपस्थिति के कारण मुक्त प्लावी शैवालों की हानिकारक अति वृद्धि को जल की अलग अलग रंग या दुर्गंध व घुलित ऑक्सीजन की कमी को विकसित कर देती है। अब आता है जैव आवर्धन। देखो, अजैविक अपघटनीय विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषक स्तर में क्रमशः बढ़ते जाना वो जैव आवर्धन कहलाता है। और बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होता है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो 1 लीटर जल में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों के विघटन के लिए अति सूक्ष्म जीवों द्वारा प्रयोग की जाती है, वो जल के कार्बनिक पदार्थों तथा इसके प्रदूषण का सूचक होती है। अब आता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी COD क्या होती है, 1 लीटर जल में उपस्थित सभी प्रकार की कार्बनिक पदार्थ जैसे जैव अपघटनीय व अजैविक अपघटनीय के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। अब आती है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या होता है, CPCB देश की प्रदूषण नियंत्रक संस्था होती है एक। अब आता है वनोन्मूलन क्या है। देखो, वनों की बड़े स्तर पर कटाई, वन भूमि को वन रहित भूमि में बदलना वनोन्मूलन कहलाता है। मरुस्थलीकरण क्या है, विभिन्न परिस्थिति कारणों जैसे मृदा अपरदन, अत्यधिक चारण के कारण होने वाला जो मरुभूमि प्रसार वो क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। ठीक है, सॉरी, मरुस्थलीकरण कहलाता है। अब आता है फ्लाई एश क्या होती हैं, कोयले के जलने के वायु या से जो वायु में मुक्त हुए खनिज राख कणिकीय प्रदूषक होती हैं, छोटे छोटे कण जैसे प्रदूषण निकलते हैं वो चुभते हैं नाक में जाकर, उन सभी को बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। देखो, कांच के ग्रीन हाउस की तरह पृथ्वी के वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की उपस्थिति के कारण पृथ्वी की औसतन ताप का जो बढ़ना वो क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अब आता है वैश्विक तापायन यानी ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसतन ताप में वृद्धि, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वैश्विक तापन कहलाती है, वैश्विक तापायन कहलाती है। ठीक है, अब इसमें जो अगला हैगा वो हैगा कि जो वैश्विक तापमान या फिर ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के औसतन ताप में वृद्धि है। अब आता है झूम खेती क्या होती है। देखो, वनों को काटकर व जलाकर उनकी राख को उर्वरक के रूप में प्रयोग कर खेती करना व बाद में एक नए वन के साथ यह प्रक्रिया दोहराना वो झूम खेती कहलाता है। कौन सी खेती, झूम खेती कहलाता है। ओजोन कवच क्या है, वायुमंडल में की स्ट्रेटोस्फीयर में उपस्थित जो ओजोन के जो सूर्य के परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ठीक है, अब आता है प्रदूषण क्या है। तो जल व वायु मृदा के भौतिक रासायनिक व जैविक गुणों में होने वाला कोई भी अवांछनीय बदलाव जैव जो प्रदूषण कहलाता है। अब आता है प्रदूषक क्या है। प्रदूषक के लिए उत्तरदायी किसी भी प्रकार का कारक होता है। स्मोग धुएं तथा कोहरे के मिलने से बना हुआ प्रदूषक वो क्या कहलाता है, प्रदूषण वो क्या प्रदूषक कहलाता है या स्मोग कहलाता है। अब आता है कालिक क्या होती है। देखो, जीवाश्म ईंधन की अपूर्ण दहन से बनने वाला प्रमुख जो कणिका में काजल जैसा प्रदूषक होता है वो कहलाता है कालिक। क्या कहलाता है, वो कहलाता है कालिक। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए। और आज हम ये अपने सारे के सारे जो लेक्चर थे इनको हम आज क्लियर करते आए हैं। क्लियर करके आज हम यहाँ पर आ गए हैं कि आज हमने जो 1 से लेकर पूरे 16 तक के चैप्टर 12th के और 11th के इस चैनल पर कंप्लीट कर दिए हैं। आप किसी भी चैनल
किसी भी वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देख सकते हैं लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। और आज हमारा यहीं पर ये लेक्चर्स ख़त्म होते हैं। आप इसके पूरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा सीक्वेंस वाइज समझाया गया है। तो इसी के साथ मैं डॉक्टर आकाश आप सभी से लेता हूँ विदा। सी यू, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद।